बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनका पहला बोर्ड का पेपर होता है उनके लिए मैं खुशखबरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक अलार्मिंग खबर लेकर आई हूँ। 1 मार्च से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो बेइंतहा तैयारी कीजिए और पढ़िए। बाकी सब चीज़ों को फॉर द टाइम बिंग साइड पर रख दें और 1 मार्च से जो इम्तिहान आपके शुरू होने वाले हैं उनकी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। मुझे याद है जब हम भी मैट्रिक में हुआ करते थे तो हर वक्त यही सोचते रहते थे, अच्छा पेपर्स कब आने, पेपर्स की डेट थोड़ी सी और आगे हो जाए, थोड़ी सी और आगे हो जाए, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए तैयारी करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको तैयारी करने के लिए टाइम मिल चुका है। 12 फरवरी को ही ऐलान कर दिया गया है कि 1 मार्च से आपके बोर्ड के पेपर्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है, 100 एकड़ पर नई सेंट्रल जेल सोए आसल पर बनेगी। टैबलेट सिर्फ साइंस टीचर्स को ही मिलेंगे, हजारों आईटी के असातिज़ा नजरअंदाज। टेफ्टा 20,000 बेरोजगार नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग देगा, 1,000 वजीफा मिलेगा। और लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करके पटवारी कल्चर का खात्मा कर दिया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर आसिफ जाफरी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, क्या हाल चाल है आपके? आसिफ, 100 एकड़ पर नई सेंट्रल जेल जो है वो सोयासल के मुकाम पर बनेगी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी जो वहाँ पर मौजूद है उसका इंतखाब किया गया है। जी हाँ, इससे पहले एक प्लान इनका मनावा में था जहाँ पर इन्होंने ये एक जेल बनानी थी, लेकिन वहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अब बन रहा है, उसकी मंजूरी हो गई थी। अब ये जगह इन्होंने नहीं देखी है। सोयासल पे 100 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर 2000 के करीब जो हैं वो कैदी वहाँ पर रखे जाएंगे। कहा जा रहा है कि ये काम शुरू कर दिया जाएगा और 50 मिलियन रुपए की मंजूरी इसमें दे दी गई है। 50 मिलियन तकरीबन ये 5 करोड़ रुपए बनते हैं और इसमें जो मेरा ख्याल है ये इतने में बनेगी नहीं, इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इनकी सिक्योरिटी पर, सबसे ज़्यादा जेल की सिक्योरिटी का अहम चीज़ होती है कि उसे किस तरह महफूज बनाया जा सके और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ये रखते हैं। अब देखना ये है कि इस जेल को किस तर्ज पे बनाया जाता है, क्योंकि अंदर कैदियों के लिए पढ़ाई का जो है वो इंतज़ाम भी किया जा सकता है। मैं याद है गुज़िश्ता दिनों की मैट्रिक का पेपर किसी ने दिया था तो अंदर से जेल में बैठे ही दे दिया था। बीए के पेपर भी अंदर से दिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। अब वहाँ पर कोई अगर जुर्म करके चला गया है तो उस अपनी सज़ा काट रहा है तो वो अपने आप को बेहतर कर सकता है। अब नई जेल बन रही है, उसमें सहूलियात भी होंगी और ऐसी भी चीज़ें होंगी जहाँ पर वो जराइम पेशा अफराद जो अपने किसी वजह से जुर्म कर आए हैं तो वो ठीक हो जाएं और अच्छा शहरी बने और उनकी वहाँ पे काउंसलिंग हो सके और उन्हें वहाँ पर एक अच्छा शहरी बना के बाहर निकाला जाए, ताकि वो माशरे के लिए बोझ ना बने, माशरे के लिए नासूर ना बने, बल्कि एक फ़ाल शहरी बन के अपना काम करें। अच्छा है, शहर से बाहर है, बेहतर है। ये सुए असल मज़ाफ़ाती इलाका है लाहौर से बाहर का। तो जो ऑलरेडी लाहौर में सेंट्रल जेल है वो उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस पर अभी कोई हतमी राय नहीं है कि ये किया जाएगा कि नहीं, लेकिन ये जब बन जाएगी उसका फिर फैसला होगा। और वैसे भी आप देखिए ना, कैंप जेल ये जो हमारा जेल रोड पे है, बिल्कुल ये एक गुंजान आबाद शहर के बीचों बीच मौजूद है, अच्छी खासी आबादी है और वो सिक्योरिटी के लिए भी एक जो है वो एक हमारे लिए वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो एक फील करते हैं कि ये उनके लिए ख़तरनाक है। तो ये शहर से बाहर है, महफूज बनाएंगे इसे, अच्छी होगी। और ज़रूरत भी है, अब शहर से बाहर बनना चाहिए ऐसी चीज़ों को, ताकि यहाँ पर जो मसाइल हैं शहर के वो कम से कम हों और लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है कैंप जेल की वजह से वो ख़त्म होगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा इक़दाम है और इस पर जल्द अज जल्द जो है वो अमल दरामद भी शुरू होना चाहिए। दूसरी जानिब टैबलेट्स देने की एक स्कीम शुरू की गई और उसमें अब ये इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ साइंस टीचर्स को दिए जा रहे हैं, हज़ारों असातिज़ा जिनमें ख़ास तौर पर आईटी के टीचर्स भी हैं और आईटी के लिए ये चीज़ शायद ज़्यादा चाहिए, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने ये बात की थी कि ये सारी जो गैजेट्स हैं इनका मकसद जो है ये बच्चों को तालीम देना है। अब साइंस टीचर्स को आप टैबलेट्स दे रहे हैं, अच्छी बात है, साइंस टीचर्स को टैबलेट्स दे रहे हैं, तो उस टैबलेट का क्या फ़ायदा कि वहाँ आप माहौल नहीं दे रहे वो टैबलेट वाला। वहाँ पे
आपके पास ना मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर वो माहौल नहीं है कि उसे इस्तेमाल किया जा सके। आपने उन्हें जो है वो टैबलेट्स दे देंगे, वहाँ पर आप वाईफाई की सर्विस या इंटरनेट की सर्विस फराहम नहीं कर सके। उस टैबलेट्स पे लोगों ने तो गेम ही खेलनी है सिर्फ, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये एक प्रोडक्टिव वे में, किस तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं हुकूमत की इन पॉलिसियों को इस नज़र से देखता हूँ कि बहुत सारे इनकी जो मंसूबे होते हैं वो शाह सुर्खियों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे उनका अमल दखल बहुत कम नज़र आता है। जैसे गुज़िश्ता दिनों हम बात कर रहे थे कि जो असल चीज़ है करने की, मयार तालीम बुलंद करना है। मयार तालीम जो है वो गैजेट से बुलंद नहीं होता। मयार तालीम आपके वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं और वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं उनको खींच के स्कूल तक लाएं। आप तो अपनी इनरोलमेंट नहीं पूरी कर पाते हैं। स्कूलों में जो है गवर्नमेंट स्कूलों की यह हालत है कि बच्चे जो हैं वहाँ का रुख छोड़ चुके हैं। अब लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पर उन्हें वो मयार तालीम नहीं मिलता। ये चीज़ें ख़बरों में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पर इनकी उस तरह समर जो है कह लें नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चल रही हैं। पॉलिसियों को इस तरह रखना चाहिए कि उनके जो असरात हैं वो आम बच्चे पर आएँ, वहाँ के पढ़ने वाले पे आएँ। आपने आईटी यूनिवर्सिटी आईटी लैब्स बना दी हैं, आपने इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं। अब मुझे ये बताइए, 8वीं क्लास के बच्चे को आईटी लैब की या 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे को आईटी लैब की, या उसका सब्जेक्ट है, उससे सब्जेक्ट ओरिएंटेड तो वो है। अब होता क्या है, वहाँ पे आईटी लैब्स जो बनी हुई हैं, मोस्टली वो जो आईटी लैब्स हैं वो तो बंद पड़ी होंगी, और दूसरा वहाँ पर जो है वो किसी का कोई मसला आया हुआ है, ऑपरेशनल चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल सही। हमें ज़रूरत है इस वक्त, आप तरक्की याफ्ता शहरों को देखते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखते हैं, उनका तर्ज़ तालीम देखते हैं, उस तर्ज़ तालीम के लिए उन्होंने एक माहौल पैदा किया है। पहले आप वो माहौल बनाएं, फिर उन चीज़ों को आप लाएं। जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी करें, और फिर इस तरह के जो आसाइशें हैं वो उनके बिल्कुल, मैं इसको आसाइशें ही कहूँगा। अगर आपने जुमला बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत सही अपने अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल किया। ये आसाइश है, ये उनकी उसके लिए नहीं। एक मनावा का एक गाँव में आप उनके हाथ में ये टैबलेट्स दे दें और वहाँ पर जो है बैठने के लिए जो है डेस्क नहीं है, और वो कैसा मंजर होगा कि टाट पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और टीचर जो है वो टैबलेट से पढ़ा रहा हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पहले हमें उन स्कूलों में जो है मिसिंग फैसिलिटीज़ ख़त्म करनी है, मयार तालीम उनका बुलंद करना है, फिर इन चीज़ों की तरफ आएँ जो फिर जाके इसके कई असरात आपको नज़र आएंगे। हमने क्या किया, मैं ये देखता था कि किसी ज़माने में चौक वाले बोर्ड होते थे, आपको याद होगा, चाक से लिखा जाता था, ब्लैक बोर्ड जिसे हम कहते थे। फिर चीज़ें तब्दील होती गई, वाइट बोर्ड आ गए। फिर एक बात चली कि वहाँ पर जो है वो मल्टीमीडिया लगा दिया जाए, उसके ज़रिए पढ़ाया जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो सकती हैं। आप अगर लाहौर के चंद शहरों स्कूलों में दे देंगे, बाकी स्कूलों को जो है आप छोड़ देंगे, उनमें एक एहसास महरूमी जो है वो पैदा हो जाएगा। पहले ही एहसास महरूमी है और बढ़ जाएगा। इसलिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो जामिया पॉलिसी हो, जो मयार तालीम को बुलंद करे। इन गैजेट से मयार तालीम बुलंद होता नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही। मिसिंग फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला स्कूलों में साफ़ पानी का भी है। वो तो शहर भर का ही मसला है, लेकिन स्कूलों में भी ये प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूलों में पानी अवेलेबल नहीं है। अब 778 जो सरकारी स्कूल हैं पंजाब भर में, उनमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मंसूबा बनाया गया। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि DCO लाहौर ने तमाम स्कूलों के पानी का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया। उस लेबॉर्ट्री टेस्ट में इन तमाम स्कूलों की जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर पानी जो है वो गंदा निकला। उसके अंदर आर्सेनिक, उसके अंदर दीगर जो अनासिर हैं, केमिकल जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं, वो उसमें पाए गए। कान खड़े हो गए सबके कि ये इतना बड़ा मसला चल रहा है, बच्चे हमारा जो है वो जहर पी रहे हैं पानी की शक्ल में। और देखिए, ये फ़ौरन बच्चा बीमार नहीं हो जाता, पानी पिया और बीमार हो गया। वो एक स्लो पॉइजनिंग का काम करता है। और वो आपके जो है वो आपके जिगर को, वो आपके जो है वो पेट को ख़राब करता है, और फिर वो हेपेटाइटिस का भी बाइस बनता है, डायरिया का भी बाइस बनता है। बहुत सारी पेट की बीमारियां ऐसी हैं जो गंदा पानी पीने और से बच्चों पे लग ये जाती हैं। ज़्यादा बच्चों में इम्यूनिटी जो होती है वो इतनी नहीं होती है कि वो इसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि मुकाबला कर सकें। वो साथ साथ बीमार होते रहते हैं।
इसकी आप अगर आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसको को रिलेट कर दें कि आप अस्पतालों में कितनी तादाद मरीज़ों की कौन कौन सी आ रही है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका सोर्स क्या है, पानी जो है वो गंदा आ रहा है। फिर ये फैसला किया गया 478 सरकारी स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। अच्छा फैसला है। अब फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के बाद उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनना चाहिए। ये फिल्ट्रेशन कहा जा रहा है कि मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा इन्हें। बिल्कुल मोबाइल से ऑपरेट हो सकता है, लेकिन एक चीज़ सबसे अहम है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देना मकसद नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा आपने लगा दिया तो आपकी 10 साल के लिए छुट्टी, उसका 6 महीने बाद कॉटरेज चेंज किया जाता है। अगर आपने कॉटरेज चेंज नहीं किया तो वो उस पानी से ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है जो आप बग़ैर फ़िल्टर के पानी जो आप पी रहे हैं, क्योंकि कॉटरेज अगर गंदा है और उसको चेंज नहीं हुआ तो ये बहुत ख़तरनाक बात होगी। इसलिए सिस्टम इस तरह बनाया जाए कि 478 स्कूलों में जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं इसकी बाकायदा एक मैकेनिज्म मौजूद हो जिसकी लुक आफ्टर करें ताकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट ऑपरेशनल हों। ये नहीं है कि सिर्फ लगाया हुआ है और चल नहीं रहा है और पानी जो है वो उसी तरह गंदा आ रहा है। ये सिस्टम मौजूद नहीं है। कई दफ़ा ये चीज़ें हमने पॉइंट आउट की हैं 3 साल कबल कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, कॉटरेज तब्दील नहीं किया। बहुत सारे मसाइल वहाँ पे ऐसे हैं, पानी जो है वो सिर्फ एक फिल्ट्रेशन प्लांट, लोग इसी उसमें आ गए कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। चलिए मेरे ख्याल से आसिफ अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए एंड आई रियली होप कि ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो और साफ़ पानी जो है वो बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिले। हम बच्चों की सेहत के हवाले से बात करें, इसी हवाले से आज महकमा हेल्थ की जानिब से एक अवेयरनेस ऐड भी दिया गया है। खसरा के हिफाजती टीकों की बर वक्त उसको बर वक्त लगने चाहिए और महफूज ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो आपको मिलेगी। खसरा के जो ख़तरात हैं वो मार्च से जून तक ज़्यादा होते हैं, तो एक एडवांस में उन्होंने अवेयरनेस शुरू कर दी और इससे बचाव के लिए हिफाजती टीकों का एक कोर्स भी जो है वो शुरू करा दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि 9 माह के बाद फ़ौरन खसरा की वैक्सीनेशन का पहला इंजेक्शन लगेगा और 15 माह के बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। तो आपके बच्चों की सेहत के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वी रिमेंबर लास्ट ईयर और उससे पिछले साल भी खसरा के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आई थी। बहुत से बच्चे शदीद बीमार भी हुए थे, बहुत से बच्चे जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चले भी गए थे। तो इन अमराज के हवाले से आती है वो बहुत ज़रूरी है और फिर पेरेंट्स का किरदार आ जाता है कि वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। और इस चीज़ को पढ़िएगा, इस पर अगर आपको कहीं से वैक्सीनेशंस नहीं मिल रही हैं, वैक्सीनेटर्स जो हैं वो मुफ्त भी मंगवाए जा सकते हैं और एक नंबर दिया गया है 0800999000। इस पर कॉल करके आप मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। हम कुछ मज़ीद खबरें डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। एक और अच्छी खबर है टेप्टा के हवाले से। 20,000 बेरोज़गार नौजवानों को मुफ्त शॉर्ट कोर्सेज़ कराए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनके रोज़गार के हवाले से भी प्रॉपर प्लानिंग जो है वो की जाएगी और शॉर्ट कोर्स के दौरान 1,000 रुपया वजीफ़ा भी मिलेगा। आसिफ, ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है ये। और मैं इस पर इस बात को मैं इसकी जो है वजाहत करूँ कि हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी का ख़ात्मा उसी सूरत में हो सकता है कि हम फ़नी तालीम को जो है फ़रोग़ दें। देखिए, बाज़ चीज़ें हैं, जब भी कोई मुल्क तरक्की कर रहा हो, जब भी कोई शहर तरक्की कर रहा हो, तो वहाँ पर इब्तदाई तौर पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं, आप इसकी मैं अगर मिसालें दूँ आपको कि चाइना की मिसाल मैं सामने आपके रखूँ या और दीगर ममालिक की रखूँ कि वहाँ के मज़दूर तबके ही ने वहाँ की जो है वहाँ के जो फ़नी जो हुनरमंद अफराद थे उन्होंने ही उनकी तकदीर बदली है। यही चीज़ अगर हम इसी मॉडल को एडॉप्ट करें और हम यहाँ पर वो चीज़ें ले आएँ कि हमारे फ़नी तालीम और मिसाल के तौर पे आपका भी मैं ख़बर देख रहा था, कतर से मुआहदा हुआ है कि 1 लाख के करीब हमारे अफराद जो हैं वो बाहर जाएंगे। बिल्कुल सही। अब ये 1 लाख अफराद जो हैं वो ये हुनरमंद अफराद ही जाएंगे, कोई वो तो ऐसा कोई आदमी नहीं लेगा कि जो बिल्कुल मजदूर तबके के होंगे, लेकिन हुनरमंद अफराद होंगे वो तो वही जाकर कर सकते हैं। इनमें से अगर ये 20,000 अफराद अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करें और अपना काम सीख लें तो ये बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मुआहदा आपका हो चुका है कतर से और इस मुआहदे के रूह से आपके यहाँ के हुनरमंद अफराद उधर जाकर काम करेंगे, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा। टेप्टा को ये क्रेडिट भी जाता है कि वो यहाँ पर जो मौजूद इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर मौजूद जो कारोबारी तबका है, उनको जितनी ज़रूरत होती है
उस डिमांड के हवाले से जो है वो नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार किया जाता है और फिर उनकी नौकरी जो है वो पक्की की जाती है। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ही अच्छा इकदाम है बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए। और एक चीज़ जो हमेशा कही जाती है कि मुल्क की मुआशी तरक्की जो है वो हुनरमंदी से ही पॉसिबल है, और जब आपके पास कुछ हुनर होगा तो आप कभी भूखे नहीं सोएंगे। ये बात सबसे अहम की आपने, जब आपके पास हुनर होगा तो आप कभी भूखे नहीं सो सकते। यहाँ पर कितने ऐसे कोर्सेज़ हैं जिससे आप करके अपना ज़ाती काम शुरू कर सकते हैं। मैं इसकी कितनी मिसालें दे सकता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम है, एक बेरोज़गार आदमी अगर अपना इलेक्ट्रिशियन का काम टेवटा से सीख सकता है तो वो मोहल्ले में दुकान खोल कर भी या एक घर के अंदर भी उसके लिए ज़रूरत नहीं है, वो अपने सर्विसेज देकर भी अपना गुजारा कर सकता है। इसके अलावा कई ऐसे काम है जो यहाँ पर तो कारीगर नहीं मिलता। सबसे बड़ा मसला ये है कोई अगर बंदा अच्छा काम करने वाला नहीं मिलता। अनाड़ी आदमी जो हैं वो काम कर रहे हैं और बसा औकात काम ख़राब भी कर सकते हैं। हुनरमंद अफराद की हर जगह पर जो है वो मांग है, उसकी डिमांड है, वो अपना गुजर बसर अच्छा कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो वहाँ पर जाकर काम सीखे। और फिर मुफ्त में जो है वो ये तालीम दी जा रही है, हुनर सिखाया जा रहा है और 1000 रुपया अपनी जेब से उन लोगों को भी दिया जा रहा है। अच्छा कदम है, बहुत अच्छा इकदाम है। मैं कहता हूँ इसको जितना प्रमोट किया जाए कम है। इस तरह की चीज़ें हमारी जो हैं वो मईशत में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। एक जुमला मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, देखिए समाजी अलूम जिसे हम इमरानी अलूम कह लें या सोशल साइंस कह लें, उसके जो अलूम हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये हैं कि जहाँ पर जिन्हें सीख कर फौरी तौर पर इंसान अपना रोज़गार कमा सकता है। एक सोशल साइंस में पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो सोशियोलॉजी का किया हुआ बच्चे के लिए जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसी की जगह अगर किसी ने बीटेक किया होगा, डिग्री दोनों की बराबर है। सोशियोलॉजी का भी आप बीएस ऑनर कर लें और बीटेक आपका जो है इस तरफ आ जाए, ये टेक्निकल एजुकेशन में बीटेक ग्रेजुएशन होता है, वो इजीली जो है वो जॉब ले जाएगा। यहाँ पर एक बात सोचने की ये है और मार्केट में डिमांड भी है। मार्केट में जिसकी डिमांड है, अब के कितने डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के ऐसे हैं, कितने अलूम ऐसे हैं जिनके पढ़ने के बाद लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, वो अब जॉब ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट नहीं रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं उनको गौर करना चाहिए और हमें पॉलिसी इस तरह की वज़ा करना चाहिए, उन अलूम पर ज़्यादा फोकस करें जिनके बाद रोज़गार के मौके ज़्यादा आ जाएँ, उन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। उसमें ये टेवटा का जो काम है ये बहुत अच्छा एक काम है। हम अक्सर देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो इमरानी अलूम पढ़ने के बाद नौकरियों के लिए रुल रहे होते हैं, और वही चीज़ अगर हम कोई इनकी काउंसलिंग हो, प्रॉपर गाइड किया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी हो, तो ये गाइड हो के सही तरह जो है वो अलूम हासिल कर लें कि जो इनके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की तो उससे मुझे याद आ गया कि हमारे टीचर और एक्स डायरेक्टर मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एहसन अख्तर नासब कल फ़ज़ाइल से इंतकाल कर गए हैं। व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही वाज। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं बहुत बेहतरीन उस्ताद, बहुत बेहतरीन इंसान, और मैं ये जुमला कहते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन दोस्त। बिल्कुल, मतलब मैं इसको, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं उनके करीबी दोस्तों में से था, और ये चीज़ मेरे लिए कल काफ़ी जो है वो अफसोस का बाइस बनी कि ये क़ज़ाई इलाज से इनका इंतकाल हो गया। बहुत बीमार थे और बहुत इनके चाहने वाले हैं मौजूद हैं, लाहौर से बाहर के लोग भी उनके स्टूडेंट्स बहुत चाहने वाले हैं इनके, ये नहीं। और उनका जो तरीका तदरीस था वो इंतहाई फ्रेंडली था, और वो जुमला मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता जो अक्सर कहते थे, और नौजवानों, वो अभी भी मेरे कानों में गूंजता है, कल से ये कानों में मेरे गूंज रहा है जिस तरह वो बुलाते थे, और हर एक का उन्होंने उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और मेरे ख्याल से उनके लिए दुआ करने के लिए बहुत से लोग बिल्कुल ऐसा ही है। आज 2 बजे उनका जितना प्यार उन्होंने बांटा, आज 2 बजे उनका जनाजा है, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। खैर, दुनिया चलती रहती है, ज़िंदगी चलती रहती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अद्वियात महंगी हो गई है और गरीबों की पहुँच से दूर होती जा रही है। इवन स्टोर ओनर्स जो है वो भी ये कह रहे हैं कि मरीज़ जो है वो मुकम्मल दवाई नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके बजट में ही नहीं आ रहा। हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमत जो है उसको कम किया जाए। देखिए जी, 5 से 120% इजाफा हुआ है अद्वियात में, और इतना इजाफा देखिए, एक चीज़ अगर 2 रुपये की है तो वो 4 रुपये की हो गई है, जो चीज़ 100 रुपये की है वो 200 रुपये की हो गई है, यानी 5 से लेकर 120% तक इजाफा, मतलब 100 गुना से भी ज़्यादा इजाफा इसमें देखा गया है। 70 मुख्तलिफ अद्वियात की हैं कि जिसमें 5% इजाफा किया गया है।
सीमल, असल चीज़ जो है, आप एक तरफ बात कर रहे हैं सेहत की, आपके मंशूर में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी तरजीहात जो हैं वो सेहत है, और दूसरी तरफ ये काम हो रहा है। इसका नुकसान क्या होगा एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए? सेहत, इलाज, मुआवजे की सहूलत पहले ही यहाँ पर जो है वो इतनी कम है, और दूसरा ये अद्वियात इतनी महंगी कर दी गई हैं। एक आदमी तो, गरीब आदमी क्या करेगा? और आपके अस्पतालों में क्या क्या तमाम दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं? नहीं। अखबारों में नज़र आती हैं कि वहाँ अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं, जाके ज़मीनी हक़ाइक़ वहाँ पर ऐसे नहीं हैं। और वो जो अद्वियात मुफ्त मिल भी रही हैं, अगर मिल भी रही हैं, इफ़ वी गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, वहाँ पे वो बेसिक अद्वियात मिल रही हैं। जो महंगी अद्वियात हैं, जो स्पेसिफिक किसी डिजीज़ के हवाले से हैं, वो तो मरीज़ों को खुद ही लानी पड़ती है ना। वो किस तरह से आएंगी? वो आपने देख लिया खबर में जाहिद चौधरी साहब की कि ये इतनी महंगी अद्वियात बेच रहे हैं ये, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो एक आम आदमी का ही होगा। क्या ये पॉसिबल है, हुकूमत के हाथ में है कि वो अद्वियात को जो है वो सस्ता कर दे और इस पर भी कुछ सब्सिडी दे, ताकि आवाम जो है वो कम से कम अपना इलाज तो सुकून से करा सके? हुकूमत के हाथ में क्या नहीं है, ये सवाल पूछना चाहिए। क्या हुकूमत के हाथ में क्या नहीं? हुकूमत हर काम कर सकती है, लेकिन बात यह है उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी तरजीहात क्या हैं, ये देखना है। मुझे इनका जो तरजीहात जो लगती हैं सेहत में, सिर्फ उनके मंशूर में और उनके जो फाइलों में नज़र आती हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ पर इनकी ये प्रायोरिटी नज़र नहीं आती। इनकी प्रायोरिटी वो है जिसका ये सबसे ज़्यादा जो है वो शोर कर रहे हैं, जिसकी वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस वक्त आपको भी पता है लाहौर में हुकूमत की क्या प्रायोरिटी है, इस वक्त पंजाब में हुकूमत की क्या प्रायोरिटी है? इस वक्त या हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर्स, यही इनकी प्रायोरिटी है। और हालत देख लें क्या है पीआईसी की पंजाब असम्बली में जो बातें, उस प्रायोरिटी में भी कौन सा कामयाब हो गए हैं? आयरोस ट्रैफिक जैम है, प्लानिंग की कुछ समझ नहीं आ रही। आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर की बात कर लें या ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की बात कर लें, कहाँ कहाँ चीज़ें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की गई? सिग्नल, ये हमारे सामने की मिसाल है जिसे हम खुद इसके चशमदीद गवाह हैं। जब ये नहीं बना था तो ट्रैफिक ज़्यादा अच्छा चल रही थी, और जब से ये बन गया है आयरोस ट्रैफिक जाम रहती है। ये कैसा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जो लोगों की सहूलत की बजाय जहमत का बायस बन रहा है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसकी लेन कौन सी है, उसकी लाइन कौन सी है, कौन सी जगह से जाकर उन्होंने टर्न लेना है, कुछ समझ नहीं आ रही है। और इतने बुरे तरीके से ओवरटेक किया जाता है। ये सिग्नल फ्री मेरे ख्याल से सहूलत देने के बजाय ये तो अच्छा खासा जहमत बन गया। अगर ट्रैफिक जैम नहीं भी है तो भी क्या क्या सिचुएशन है, क्या नजर आ रहा है आपको इन सड़कों पर? देखिए, ट्रैफिक जाम क्यों नहीं है, अच्छा खासा ट्रैफिक जाम अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल, ये तो हम रोज देखते हैं यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जाम होता है। इतना तो तब नहीं था जब यहाँ पर सिग्नल्स थे। हम खुद गवाह हैं इस चीज के, हमने तो खुद देखा है अपनी आंखों से। यहाँ पर ट्रैफिक जाम जरूर होता था वहाँ पर, लेकिन चलती रहती थी। यहाँ तो बहुत इतना छोटा यू टर्न बना दिया है कि बस गुजरती है तो पीछे लंबी लाइन लग जाती है। हमने कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बस का अगर गुजरना वहाँ से यू टर्न लेना हो बस में, तो पीछे तो अगर रश के टाइम हो तो वहाँ पे लंबी लाइनें लग जाती हैं, उनसे बस टर्न नहीं होती आराम से। देखिए, मसला यही है कि और फिर कोई एक सड़क, कोई एक जगह या कोई एक एरिया ही इम्पॉर्टेंट क्यों है? बाकी जगहों की, चले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं आप, वो हमारे मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वी एग्री ऑन दैट, बट बाकी सड़कों का क्या कसूर है? आप धर्मपुरा से शुरू हों और अंडरपास के नीचे से गुजरते आए, सड़क के बीच में खड्डे पड़े हुए हैं और गाड़ी अगर स्पीड से जा रही है तो एकदम उसका नुकसान होने का खदशा पैदा हो जाता है। माल रोड वाले अंडरपास की बात कर लें, खड्डे पड़े हुए हैं उसके बीच में। देखिए, तजीनो और राइट साइड पे हो रही है, सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं। ये सबसे अहम बात यही है कि वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी नहीं है। जो सामने उनका जो मकसद है ना, वो उनका एजेंडे में नहीं है। उनकी तरफ से जाएं, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल वाले का बाजू टूटेगा या पाँव टूटेगा, पाँव जो है वो फ्रैक्चर होगा, क्या होगा? यही होगा ना ज़्यादा ज़्यादा। उन्हें जिसकी हुकूमत को परवाह, जिसकी हुकूमत को परवाह नहीं है। मेरे ख्याल से इनको अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट करनी पड़ेंगी, तभी मुल्क की तरक्की होगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ बातें कर देने से, अखबारात में खबरें लग जाने से और आपकी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाने से चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया जाफरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम सब्जियों और सब्जी मंडी का रुख करेंगे। सब्जियों के रेट्स आपको बताएंगे हसन अली, हमारे साथ मौजूद होंगे आज के भाव में। जी, हसन अली की तरफ रुख करेंगे। हसन, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? हसन मौजूद है मक्का कॉलोनी में और वहां से हमें अपडेट करेंगे सरकारी नेकनामे का स्टेटस क्या है। जी हसन, बताइएगा।
मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके मक्का कॉलोनी में। अगर सब्जियों फलों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही, और अगर बात की जाए सरकारी नरखामे के हवाले से तो सरकारी नरखामा जो है वो ताहाल इस इलाके में नहीं पहुँचाया जा सका, जो कि रोज़ाना का मामूल बन चुका है। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो सिर्फ दावे ना करे बल्कि अमली तौर पर ऐसे इकदाम करे कि जिससे शहर भर में जो सरकारी नरखामा है उसके मुताबिक सब्जियाँ और फल जो है फ़रोख्त हो सकें और जो सरकारी नरखामा है उस पर अमल दरामद हो सके। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, टमाटर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन 240, जबकि अदरक जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, पालक 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बैंगन 50 रुपये में, जबकि साग जो है वो भी 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, मटर 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, लीमू 120 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, घिया कद्दू 80 रुपये में, जबकि टिंडियाँ जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं, करेले 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, भिंडी 120 रुपये में, जबकि अरवी जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, मूंगरे 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, फलियाँ 120 रुपये में, मेथी 40 रुपये में, जबकि खीरा जो है वो भी 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, सब्ज़ मिर्च जो है वो 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, शिमला मिर्च 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी 30 रुपये में, जबकि फूल गोभी जो है वो भी 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, शलजम 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, चकुंदर जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मूली 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, गाजर जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से अगर फलों की कीमतों की बात करें तो उसकी भी यही सूरत हाल है। और मुख्तलिफ किस्म का सेब जो है वो 80 रुपये से लेकर और 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुकामी केला जो है वो 80 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला जो केला है वो 150 रुपये से लेकर और 200 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। फ्रूटर जो है वो 120 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो माल्टा मौसमी है वो 80 रुपये से लेकर और 120 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अनार जो है वो 150 रुपये से लेकर और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो सब्ज़ी और फल फरोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक बदामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में सब्ज़ियाँ और फल सरकारी नरखामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैनत शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो बीफ जो है वो नाज़न आपको मिलेगा 522 रुपये किलो में और मटन है 848 में। बीफ कीमा 540 में और मटन कीमा 967 में। गमी रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी है जी 107 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 155 रुपये में। हाइपर स्टार से रेड स्नैपर है 649 में। रिवर सोल है 799 में और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिंगर एंड बिस्किट्स जो है वो है 339 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 94 रुपये दर्जन, थोक से 92 रुपये और गोरमे से 93 रुपये। और अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जहां से मैं आपको सेल्स और प्रमोशंस बताऊंगी बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले आपको बताएंगे हमारे पास ब्रांड है जी लिटिल डार्लिंग, जहां पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। और नेक्स्ट है जी बिसिनो, बिसिनो पर भी आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आईवी प्रिंट्स पर भी अप टू 70% तक ऑफ मिला हुआ है। अगर आपको मेरे वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप एमएमआर रोड अलमास प्लाजा जा सकते हैं जहां पर आईवी प्रिंट्स का आउटलेट है और वहां पर आपको जो है वो 70% तक ऑफ पर मिलेंगे। और फिर इंटरनेट पर आप फेसबुक पर जो है वो इनका पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आईवी प्रिंट्स के नाम से है, और वहाँ जाकर भी आपको जो कपड़े पसंद आ रहे हैं वो फ्री कैश ऑन डिलीवरी जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, और आगे जी हमारे पास हैं प्रमोशंस। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में कैडबरी बाइट साइज वैलेंटाइन चॉकलेट्स, और वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो ऑब्वियसली चॉकलेट्स बहुत ज़रूरी होती है। रिटेल प्राइस है 300, प्रमोशनल प्राइस 265, आप 35 रुपीज़ बचा सकते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल पाउच है जी, रिटेल प्राइस 835, प्रमोशनल प्राइस 751, आप 84 रुपीज़ बचा सकते हैं।
और अब मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। सबसे पहले आपको बताएंगे हुमन जहां लगी हुई है जी 9 बजे सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में, 2 बजे और 8 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में। नेक्स्ट है द रेवेनेंट। रेवेनेंट लगी हुई है 9 बजे सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में। डेडपूल 4 बजे, 8:15 बजे, 12:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में और 6 बजे सुपर सिनेमा 2 वोक टावर में। द फाइनेस्ट आवर्स 2 बजे, 8 बजे और 11 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में। सनम रे 2:45 बजे, 6 बजे और 10:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, जबकि 5 बजे और 8:30 बजे सिनेस्टार में। और फितूर मूवी लगी हुई है जी 4 बजे, 7 बजे, 10 बजे शबिस्तान में। और यहाँ पे नाज़रीन हम एक ब्रेक लेंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर साहब। उनसे हम बात करेंगे और हमारी जेलों की सिचुएशन क्या है, आजकल क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किस तरह से रिफॉर्म्स की जाती हैं और वहाँ पर किस तरह से तरीक़ेकार होता है, इस पर बात करेंगे हम। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आईजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। क्या हाल चाल है आपके? ये बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? बस ये हमारी मसरूफियात अपने काम के वाले से ही चलती रहती हैं। मतलब जेलों के में आजकल जो हमने एक बड़ा ग्रैंड रिफॉर्म प्लान शुरू किया हुआ है जी, तो उसी पे हम फोकस किए हुए हैं। वो जो नई जगह पर सोयासल के मुकाम जी, पर शिफ्ट किया जा रहा उसमें है। नई कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, नई जेल्स भी बन रही हैं। उसमें जो एग्जिस्टिंग जेल्स हैं उनकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। अच्छा, और इसी तरह ये जो है जो प्रिजनर्स की जो है वेलफेयर के वाले से मेजर्स लिए जा रहे हैं। स्टाफ की इम्प्रूवमेंट के लिए उनकी इंसेंटिव उनको दिए जा रहे हैं, उनकी हालात कार बेहतर बनाए जा रहे हैं। आज की ये हमारी सारी लीड चीज़ें। स्टोरी भी डेली सिटी 42 की इसी जी हवाले जी से बिल्कुल है। ऐसे ही है। कितनी देर लगेगी इसको शिफ्ट करने में? ये भी इस साल गवर्नमेंट ने जो इसमें असल ये होता है कि किसी काम को करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग होती है। तो उसमें हमने पहले प्लानिंग की, उसमें 2 साल हमें लगे और हमने देखा कि लाहौर की जिस तरह पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो हमें ज़रूरत होगी आइंदा कोई इस तरह के अपनी जो कन्फाइनमेंट कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने की। अच्छा, तो उस पर फिर काम हुआ। फिर ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने और हुकूमत पंजाब होम डिपार्टमेंट ने उस पर काम किया और इस साल फ़ंड एलोकेशन कर दी नई जेल्स के लिए। अच्छा। तो अब ये फंड एलोकेशन हो गई है। अब जो साइट लोकेशन है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। तो जब ये साइट लोकेट हो जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर जो रफ कास्ट एस्टीमेट बनेगा। और अच्छा, तो ये जो सेंट्रल जेल अभी मौजूदा है और जो कैंप जेल है, क्या वो भी वहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी? नहीं, वहाँ तो शिफ्ट नहीं होंगी। वो एक्चुअली इस तरह है ना जी कि हमें मज़ीद इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है कैपेसिटी को। अच्छा, तो वो एक अगर देखें आज एडिशनल से 10-20 साल पहले, 30 साल पहले लाहौर की आबादी अगर 50 लाख थी तो आज ये 1.5 करोड़ को टच कर रही है। और बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हम फोर्स ही कर रहे हैं कि ये पॉपुलेशन जो है ये मौजूदा रेशो से चलती रही तो आइंदा 10 सालों में ये डबल हो जाएगी। बिल्कुल। बाहर से पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से लोग आके लाहौर में सेटल हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर क्राइम और लाहौर भी तो एक्सपेंड होता जा रहा है। यस ही बिल्कुल सही। अच्छा, आपने 1992 में स्टार्ट किया था यस पीएससी के बाद, पीसीएस के बाद। जी। सो उसके बाद जब आपने शुरू किया तो पुलिस डिपार्टमेंट और सारी चीज़ें किस तरह से ट्रेनिंग रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा आम जो जॉब्स हैं, मैं इससे पहले भी जॉब में था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में था, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक चैलेंजिंग किस्म का जॉब है और यहाँ पे अगर आप काम करना चाहें, इम्प्रूवमेंट करनी चाहें तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और ये डिफरेंट था एक्सपीरियंस और उसी हिसाब से फिर हमने अपने आप को जो है वो एडजस्ट किया और काम शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम एंड द डिपार्टमेंट
वो उसका अल्लाह ताला ने मौका दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी अपनी चॉइस थी? ये एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, ये जेल डिपार्टमेंट है। पुलिस और जेल जो है ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ये चॉइस इस तरह थी कि मैं चूँकि बाई प्रोफेशन मेरी जो एजुकेशन है वो सोशल वर्क सोशियोलॉजी में है। अच्छा। तो ये जो सब्जेक्ट है प्रिजनर्स की कन्फाइनमेंट का और इनकी रिहेबिलिटेशन का, रिफॉर्म का, ये इट इज़ रेलेवेंट टू माय क्वालिफिकेशन। तो इसी वजह से फिर मैं इस तरफ आया और ये कंपटीशन था पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें एक ही सीट के लिए ये कंपटीशन हुआ, उसमें काफ़ी लोग और भी आए, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने फिर उसको अवेल किया और फिर आप यहाँ पर आ गए। अच्छा, प्रॉब्लम्स आई इस पूरे इतने सालों से, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका जेल के हवाले से, किस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे अल्फाज में? मसले आए? प्रॉब्लम्स ये है जी कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये चैलेंजिंग जॉब है, ये क्रिमिनल्स के साथ बेसिकली डीलिंग है। और क्रिमिनल्स जो हैं जब जेलों में आते हैं, कन्फाइन होते हैं, तो हमारे साथ उनका मोस्टली इंटरेक्शन जो है वो भी थोड़ा सा एक कन्फ्रंटिंग सा बन जाता है, इसलिए कि प्रिजनर्स की कोशिश होती है कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सारे मामलात को हैंडल करूं या उनको मैं गो थ्रू करूं, लेकिन हमारी तरफ से उसमें जो जेल रूल्स हैं या जो कवानीन है वो सामने आड़े आते हैं, तो फिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की फ़िज़ा बनती है। बिल्कुल सही। ऐसी सूरत में फिर हमारे पास कोई ट्रेनिंग होती है, लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है, तो हम उनको टैक्टफुली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बाज़ औक़ात मतलब उसमें जो है वो नाखुशगवार सूरत हाल भी बनती है, और एक जो क्रिमिनल माफिया है, ख़ास तौर पर जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, इसमें कई किस्म के इश्यूज आते हैं। फिर हमें उसमें ब्लैकमेलिंग को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, उसमें फिर हमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो चैलेंजेस होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और इस हवाले से भी साफ ज़ाहिर हमारी ट्रेनिंग होती है, वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। और इसी तरह फिर स्टाफ है, डिसिप्लिनरी फोर्स है, ये यूनिफॉर्म फोर्स है, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर एक बंदा डिलीवर नहीं कर रहा है या कोई वायोलेट कर रहा है और उसमें वो आपको अगर सामने आती है कोई चीज़, तो आप उसको अगर ग्रिप नहीं करेंगे तो काम नहीं चलता। बिल्कुल सही। और अगर ग्रिप करेंगे तो फिर बाज़ औक़ात हमें रेजिस्टेंस भी होती है, और जिन लोगों को सज़ाएं मिलती हैं वो एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आपके ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चलाते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट के साथ, हमारे जो ऊपर होम डिपार्टमेंट है, हुकूमत पंजाब है, होम सेक्रेटरी साहब हैं, ये एक टीम वर्क है बेसिकली। तो एक पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट, उसके नीचे हम काम कर रहे हैं। तो एवरीबॉडी नोज़ कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो एक चेन ऑफ कमांड के तहत चल रही होती हैं, तो उसमें फिर जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, तो चीज़ें जो है वो प्रॉपरली थ्रू होती हैं, और ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये फिर डिस्करेज होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ऑलरेडी वहाँ पर क्रिमिनल्स हैं और सज़ा याफ्ता हैं, मतलब उनको सज़ा मिली हुई है, वहाँ पर वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। अगर वहाँ पर वो कुछ मिस हैंडलिंग करते हैं, कुछ वायलेशन करते हैं, तो फिर उनकी सज़ा क्या होती है? उसमें जी पूरा जेल मैनुअल है, इसमें कुछ 1250 रूल्स हैं, ये जो हुकूमत ने मंजूर किए हुए हैं, उसमें हर चीज़ का उसमें जिक्र है। उसमें अगर कोई जेल के अंदर वायोलेशन करता है तो उसको भी सज़ा देने के तरीक़ाकार मौजूद है। तो कानून के मुताबिक फिर हम अपना रास्ता मुतय्यन करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल क्या, किस तरह से क्या सज़ा दी जाती है? कोई 2-4 फॉर एग्जांपल है कि अगर कोई बंदा छोटी मोटी वायोलेशन करता है, या एक दफ़ा उसको वार्निंग दी जाती है, दूसरी दफ़ा दी जाती है, फिर बाज नहीं आता, तो उसको हम सेपरेट कन्फाइनमेंट कर सकते हैं, फिर उसकी मुलाकात बंद कर देते हैं, उसकी फैसिलिटीज़ फिर डाक करते हैं। अच्छा। तो उससे फिर थोड़ा सा वो बिहेव करता है। बाज़ लोगों को इंसेंटिव हो जाते हैं, उनको कहीं हम अच्छे काम पे लगा देते हैं, उसको ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अगर कोई पढ़ने वाला बंदा है तो उसको पढ़ाई पे लगा देते हैं। अभी टैफ्टा के साथ हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा हिस्टोरिकल एग्रीमेंट किया है, उसमें तकरीबन 24 करोड़ रुपए की कास्ट से हम जो है वो जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करवा रहे हैं। अच्छा, जिसमें ये वेल्डिंग के कोर्सेज हैं, जिसमें कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, एम्ब्रॉयडरी के कोर्सेज हैं, टेलरिंग के कोर्सेज हैं, ब्यूटिशियन की क्लासेज हैं फॉर फीमेल्स। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ताकि ये जेल के अंदर जो एक इनके पास फ्री टाइम है उसको ये पर्पसफुली यूटिलाइज करें और स्किल लर्निंग करें। हाँ। और ये चीज़ पर जब ये बाहर जाएंगे तो इनके काम आएगी, और ये अपनी लाइवलीहुड जो है वो उसको
अर्न कर सकेंगे ग्रेसफुली। और बिल्कुल सही। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग बेरोज़गारी की वजह से ही क्राइम की तरफ भी आते हैं। बिल्कुल, खासतौर आप पे लेडीज़ बेरोजगार और हैं, आपके बच्चे। पास वसाइल नहीं है, आप नेगेटिव साइड पर चले गए और फिर आपका क्रिमिनल माइंड है और आप बेसिक। उसकी तरह जो है वो एक्ट करना शुरू हो जाते हो। अच्छा, ये तो वोकेशनल टेफ्टा के ज़रिए तमाम हुआ, उसके अलावा क्या रूटीन्स होती हैं वहाँ पर कैदियों की, किस तरह रूटीन से यही उनको होती बिजी है रखा जाता कि है? सुबह जब प्रिजनर्स उठते हैं उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। ये कुछ लोगों ने जो अदालतों में जाना होता है वो उधर अपना एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फिर ब्रेकफास्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर उसके बाद 3 घंटे के लिए जो है वो एजुकेशन की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और लोगों को जो है वो नमाज, कुरान पाक और इस तरह की जो रिलीजियस एजुकेशन है वो दी जाती है। अच्छा। फिर जो लोग फॉर्मल एजुकेशन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे वो भी अरेंजमेंट है, हमारे पास टीचर्स मौजूद हैं, वो अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। उसके बाद मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, लोगों के घरों से जो लोग आते हैं उनको मिलाने के लिए वो काम शुरू हो जाता है। सही। फिर हमारी जेलों में जो बड़ी जेलें हैं वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, कारपेट वीविंग होती है, उसमें मुख्तलिफ फर्नीचर मेकिंग होती है। ठीक ठीक ठीक। वो लोग वहाँ पे अपना काम शुरू कर देते हैं। सही। तो इसके इन इसी दौरान जो है वो उनको फिर दोपहर का खाना दिया जाता है। फिर जब ये 2 बजे के बाद अपनी अपनी बैरक्स में सब लोग आ जाते हैं, मुलाकातें भी हो जाती हैं, सामान भी आ जाता है और फिर शाम का खाना इनको सर्व किया जाता है। उसके बाद वो तो बैरक्स में रहते हैं? फिर बैरक्स में रहते हैं। बैरक्स में हमने टीवी की फैसिलिटी इनको दी हुई है फॉर रिक्रिएशन पर्पस हाँ। और इस तरह की जो चीज़ें। हर बैरक में या एक कॉमन जो कंबाइंड बैरक में, Combined मतलब एक बैरक में 150 से 200 बंदा अगर है तो वहाँ पे 2 या 3 टीवी प्रोवाइडेड है ठीक। और इस तरह की तो वो फैसिलिटी। इजीली वहाँ पर मूव कर सकते हैं बैरक के अंदर तो दे आर फ्री टू मूव। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग लॉकअप्स हैं सबके, ऐसा नहीं होता? नहीं, लॉकअप्स तो अलग हैं। अगर एक जेल है उसमें 10 बैरक्स हैं तो हर बैरक अलग अलग है, तो एक से दूसरी में नहीं जा सकते, लेकिन अपनी बैरक के अपनी अंदर बैरक में आप इजीली जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, इसके हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, खाना किस तरह से दिया जाता है, उनकी डिमांड्स भी होती हैं या नहीं होती हैं, और किस तरह से उम्र कैद के जो कैदी हैं और जो अभी जिनका ट्रायल चल रहा है उनको सेपरेट रखा जाता है, क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, इस बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 11 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 16 और 9 बजे 13 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है, हाफिज तौसीफ हमें ज्वाइन करेंगे। तौसीफ, बताइएगा अभी बाहर का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है? जी तौसीफ, आपको आवाज़ आ रही है, बताइएगा। हाल पर बात करें तो शहर और गिरदो नवा में खुनकी में इजाफा हो गया है, मौसम ठंडा ठंडा हो गया है। 2 रोज़ कबल जो बारिश हुई थी उसने मौसम को एक मरतबा फिर हसीन बना दिया है, टेम्परेचर नीचे आ गया है, गिरना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ जो बलाई इलाकों में और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो बर्फ़बारी हो रही है, कल भी वहाँ पर बर्फ़बारी और बारिशें देखने में आई, जिसका जो असर है वो शहर और गिरदो नवा में पड़ रहा है, पंजाब के दूसरे इलाकों में पड़ रहा है, जहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत जो कम होती चली जा रही थी और साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया था, अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। 2 रोज़ कबल जो धुंध पड़ी थी वो धुंध का सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। आज की टेम्परेचर की बात करें तो आज जो कम से कम टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर आज 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जो कि पहले 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो मौसम बड़ा खुशगवार है, अभी भी बादल हैं कुछ और साथ साथ सूरज की थोड़ी सी रोशनी भी नज़र आ रही है, सूरज चमक भी रहा है साथ साथ। तो लोग सर्दी की जो शिद्दत है कम करने के लिए धूप में बैठे हुए हैं, धूप को भी साथ साथ सेक रहे हैं, धूप से भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम अब इसी तरीके से खुश्क और सर्द रहेगा। आने वाले 1 दिनों में जो टेम्परेचर है वो मज़ीद नीचे आ जाएगा। हवा की रफ्तार की बात करें तो कल भी जो हवा थी वो 12 से 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती रही थी। आज कुछ हवा नहीं चल रही, लेकिन फिर भी 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है, जो मौसम को मज़ीद हसीन बना रही है। लेकिन मौसम फ़िलहाल ठंडा ही है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब अबर आलूद रहने के साथ यानी कि सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और मौसम इसी तरीके से सर्द और खुश्क रहेगा।
बहुत शुक्रिया। हाफिज़ तौसीफ़ हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। और आई जैसा मैं और आप भी यही बात कर रहे थे कि मौसम चेंज होता जा रहा है, बीच में गर्मी आई और एकदम से फिर से जो है वो ठंडक का एहसास होना शुरू हो गया। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। कैदियों को खाना किस तरह से दिया जाता है, क्या वो भी कैदी ही बनाते हैं या किस तरह से उसका इंतज़ाम किया जाता है? ये जेल का जो हमारा मौजूदा सिस्टम चल रहा है खाने का इसमें यही है कि जो राशन है वो हम परचेज़ करते हैं। उसमें जेल लेवल पे ये सारी चीज़ें अरेंज होती हैं और उसमें प्रिजनर जो हैं वो कुकिंग करते हैं खुद। और उसमें क्योंकि काफ़ी अर्सा जो कन्विक्टेड प्रिजनर हैं वो काफ़ी अर्सा जेल में रहते हैं, तो उनको खाना वगैरह पकाने के हवाले से काफ़ी तजर्बा होता है। तो ये सुबह का नाश्ता होता है उसमें, उसके बाद फिर दोपहर का खाना है, फिर शाम का खाना। ये 3 टाइम्स मील जो है ये पूरी जेल में सर्व होता है। और उसकी आगे कुकिंग का पूरा सिस्टम है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने काफ़ी मेजर्स लिए हैं। हमने जो रिक्वायर्ड यूटेंसिल्स थे उनको परचेज़ किया है और प्रोवाइड किए हैं ताकि टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को भी इंश्योर किया जा सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैं अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम लिंक पे ले रहे थे कि 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जिनका ट्रायल अभी चल रहा होता है, दूसरा जिनको सज़ा हो चुकी होती है। इनको सेपरेट कैसे रखा जाता है? जी डेफिनेटली जेल के अंदर सेपरेशन का पूरा सिस्टम मौजूद है। उसमें जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उनकी बैरक्स अलहदा हैं और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनकी बैरक्स जो है वो अलहदा हैं। और उनको अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव बैरक्स हैं वहाँ पे ही हम कन्फाइन करते हैं। बिल्कुल सही। सो अगर मतलब चूँकि होते तो ये क्रिमिनल्स हैं, तो अगर आपस में ये लड़ पड़े हैं और इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, फिर क्या किया जाता है? हो जाती है सूरत हाल। तो ये जो हमने रिफॉर्म मेजर्स लिए हैं, इनको फैसिलिटीज़ दी हैं, खाने को इम्प्रूव किया है, इनकी हेल्थ के हवाले से लुक आफ्टर को इम्प्रूव किया है, इनकी मुलाकातों के हवाले से हमने नए वेटिंग और इंटरव्यू शेड बनाए हैं और इनको पीसीओ की फैसिलिटी दी है। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब ये जो इस तरह की मार कुटाई लड़ाई झगड़े इनके आपस में थे वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। अच्छा, उससे अभी कंट्रोल होता है। वो अगर आप इसमें ट्रेंड देखें आज से 10-15 साल पहले के हालात को कंपेयर करें और आज को करें तो इसमें इम्प्रूवमेंट है। इनको रिक्रिएशन की भी फैसिलिटीज़ दी हैं, तो इससे बंदे की जो डिप्रेशन है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ज़रा कम होती है। तो ये इंसिडेंट बड़े कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। लेकिन उसमें वजह मेनली यही होती है कि लोग टेंशन में होते हैं, परेशानियों का शिकार होते हैं, तो बाज़ औक़ात फिर छोटी मोटी बात भी जो है एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो निगरान अमला होता है कि मामला यहाँ तक ना हो। लेकिन अब अगर कभी कभार कोई इस तरह का मसला हो जाए तो उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है और उनको बाकायदा इंक्वायरी की जाती है, जिसका फॉल्ट होता है उसको पनिश किया जाता है। और मुमकिन है बाज़ औक़ात ये भी हम करते हैं कि दूसरी जेल में बंदों को शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आईजी जेल खानाजात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, जो अगर कैदी बीमार हो जाए तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? क्या हॉस्पिटल्स हर जेल के साथ अटैच है? कैदी अगर जेल में बीमार हो जाए तो उसमें 2 सूरतें हैं। एक तो पहली सूरत यह है कि जो स्टाफ ऑन ड्यूटी होता है वो इनको लेके आता है और हॉस्पिटल में चेकअप होता है, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, हमारे पास बेसिक लैब टेस्ट की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, एक्सरे यूनिट मौजूद हैं, अल्ट्रासाउंड सिस्टम मौजूद है, ईसीजी मशीन्स मौजूद हैं, डेंटल यूनिट मौजूद हैं, मेडिसिन मौजूद है हर जेल में। और उसमें फिर ये है कि जो डॉक्टर उसको चेक करते हैं, अगर तो वो ट्रीटेबल है और जो भी उसका मसला है अगर वो जेल के अंदर ही हल हो जाए तो ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा सीरियस इशू हो तो फौरी तौर पे उसको बाहर भी शिफ्ट किया जा सकता है। और इसमें हमारे पास एम्बुलेंसेस मौजूद हैं अच्छा अपनी, और बाकी ये है कि उसकी ट्रीटमेंट बाहर के हॉस्पिटल में भी जो है वो हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, जो हसास जेल है, जो सेंसिटिव है, जहाँ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए किस तरह से काम किया जाता है? उसमें हमारी एक मतलब बाकायदा एक प्लान होता है जिसमें सिक्योरिटी मेजर्स हमने लिए हुए होते हैं। और इसमें जेल के जो फोर्स है उसके अलावा पुलिस फोर्स की और दीगर जो है वो मदद हासिल होती है। ठीक ठीक ठीक, सही। तो वो
सिक्योरिटी के हवाले से मतलब जितनी भी जगह है उसको कवर अप रखा जाता है, बाहर साइड से भी और ऑब्वियसली अंदर साइड से, तो ये तो डबल काम हो जाता है ना, इसमें तो डबल विजिलेंट होना पड़ता है। जी डेफिनेटली उसमें जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो अंदर कैदियों के साथ डील करते हैं लोग, उनके अपनी जिम्मेदारियां, तो उसी हिसाब से सारा सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, फीमेल जेल जो है वहाँ पर मतलब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर, क्या क्या इश्यूज आपको फेस करना पड़ते हैं वहाँ से? ख़वातीन का सबसे बड़ा जो इशू है ना जी वो यही है कि ये मैंने जो मेरी सर्विस के दौरान जो मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है जी, वो यही है कि ज़्यादातर ख़वातीन जेलों में जो आती हैं वो डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, और उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास अपनी अर्निंग का कोई प्रॉपर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो जिस वजह से ये मेल डोमिनेटेड जो सेटअप है उसके नीचे ये मतलब रहती हैं प्रेशर में, और फिर एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, इस वजह से वो कई दफ़ा गलत एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात फिर वो इस सेटअप से निकलने के लिए कोई ऐसी गलत हरकत कर बैठती हैं तो जेल में आ जाती हैं, तो ये असल में इनका मेन इशू है। ठीक। इसके अलावा जेल के अंदर जो है वो फिर इनके जो बुरसा का मसला आ जाता है, अक्सर लोग गैरत और इज़्ज़त के जो हमारे पैमाने कल्चरल बने हुए हैं, लोग औरतों के पीछे जेलों में आना, उनको लुक आफ्टर करना ज़रा थोड़ा सा अभी भी ये कल्चर है कि बड़ा मायूब समझते हैं। अगर एक बंदा जुर्म करके आता है तो सारा इलाका उसको मिलने आ रहा होता है, बिल्कुल सही। तो अगर औरत आती है तो लोग फिर जो है ना उसके माँ बाप भी कई दफ़ा पीछे हट जाते हैं, और उसके सारे मसले मसाइल जो है फिर उनके लिए तो काउंसलर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उनकी जी वो काउंसलिंग भी ज़रूरत है। सबसे पहले हमने ये स्टेप लिया कि इनका जो है ना औरत की कम्युनिकेशन जो है ना वो उसको फैसिलिटेट करें। मर्द स्टाफ के साथ औरत जो है वो फ्रीक्वेंटली या खुल के बात नहीं कर सकती अपने मसले मसाइल पे, तो फिर हमने ये कोई 8-10 साल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया कि ख़वातीन को मैनेज करने के लिए और उनके साथ इंटरेक्शन के लिए लेडीज़ ऑफिसर जो हैं वो हमने भर्ती की हैं। अच्छा, और अब तकरीबन हर जेल में जहाँ पे ख़वातीन है वहाँ पे लेडी असिस्टेंट सुपरडेंट्स और लेडी डिप्टी सुपरडेंट्स मौजूद हैं, जो उनको इंडिपेंडेंटली हैंडल करती हैं और उनके मसले मसाइल के हवाले से भी मामलात को देखती हैं, और फिर सुपरडेंट जेल के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होता है, तो बड़े अच्छे अंदाज से ये सारी चीज़ें सही। और जिन खवातीन के बच्चे हैं वो किस उम्र तक जेल में साथ रहते हैं? वो 6 साल तक रह सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अच्छा, तो उनको भी फिर हम उसी तरह ही फूड देते हैं, उसी तरह ही फैसिलिटीज़ देते हैं जिस तरह के आम। तो फिर उसकी उनकी एजुकेशन के हवाले उनकी से एजुकेशन ये है ना जी कि बच्चा अगर 5-6 साल तक है तो नर्सरी का सिस्टम तो हमने जेल के अंदर भी बनाया हुआ था। अच्छा, तो वहाँ पे उनको एजुकेट करते हैं प्रॉपर, और जब वो 5-6 साल से उम्र से ज़्यादा हो जाता है तो फिर SOS जो है ये सिस्टम है जो जी, ऑर्फन बच्चों का, हाँ जी, तो वहाँ पे उनको भेज देते हैं, वहाँ पे एडमिशन करवाते हैं और वो वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सही। सो जिस तरह आपने बताया कि मर्दों की जेल में जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो एक आपका मुआहदा तय पाया वो ख़वातीन साइड पर भी होगा, उनको भी सिखाया जाएगा? जी 100%। उसमें ख़वातीन के लिए हमने टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस और ये जो ब्यूटिशियन की क्लासेस, ये 3 जो ट्रेड हैं ये इनके लिए स्पेसिफाई किए हैं। अच्छा, और ये ख़वातीन में आलमोस्ट बड़े पॉपुलर होते हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, तीनों ऐसे काम है कि वो जिसमें सस्टेनेबिलिटी है, ये ख़त्म नहीं होने वाले। ये जब बाहर भी आ जाएंगी तो बाहर आके भी अपना उनको उनको यूज़ में आता रहेगा। सही। अच्छा, जितने भी कैदी काम करते हैं, जैसे आपने बताया कि फैक्ट्री है वहाँ पर कारपेट भी बनाया जाता है और फर्नीचर के हवाले से भी काम करते हैं, क्या उनको उसकी वेजेस भी मिलती हैं? वेजेस उनको जो मेन मिलती है ना जी वो ये है कि उनकी सज़ा में हर महीने 30% या 33% जो है वो कमी हो जाती है। अच्छा, ये उनको एक मेन इंसेंटिव है। अगर किसी की मतलब 1 महीना गुजरता है तो वो काम कर रहा है बंदा, तो उसमें 7 दिन उसकी कैद में से कमी हो जाती है। अच्छा, ये एक मेन इंसेंटिव है। और उसके बाद बाज़ जेलों पे हमने ये काम शुरू किया है, सियालकोट में, और जहाँ पे हमने लीज पे लेबर अपनी दी है और वो फुटबॉल वगैरह स्टिचिंग होती है वहाँ पे, और उनको उसका पैसा मिलता है। फिर बाज़ जगह पे हमने हौजरी वालों के साथ जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं उनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, तो वो औरतें वहाँ स्टिचिंग करती हैं, यूनिट लगा हुआ है, तो वो 300-400 रुपये डेली कमाती हैं और वो पैसा उनके अकाउंट में बिल्कुल सही। अच्छा, अगर उम्र कैद का एक कैदी है तो उसको कितनी देर जो है वो जेल में रहना पड़ता है? उम्र कैद 25 साल है बेसिकली, और जब रिमिशंस वगैरह अगर उसमें शामिल होती रहें तो आप ये समझ लें कि उसमें 33% 30% जो मुद्दत है वो कम हो जाती है।
तो 25 साल वाला जो है वो 14 से 15 साल में बंदा रिहा हो जाता है नॉर्मली। अच्छा नॉर्मली, और अगर 14 साल की है तो वो 7 से 8। अब वो उसमें मतलब इसमें इतना फ़र्क आ जाता है, अगर उसमें जेल में वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करता है हाँ। तो वो इसके अलावा उसको अगर वो रिमिशन मिलती है, उसमें कोर्सेज की माफ़ी रखी हुई है हमने। अच्छा। अगर कोई मैट्रिक करता है तो उसको 2-3 महीने, या कोई कुरान हिफज करता है तो 2 साल की माफ़ी है, कोई नाजरा कुरान पढ़ता है जेल में तो उसको 3 महीने की माफ़ी है। ठीक ठीक। तो इस तरीके से वो भी कैद में से कमी होती रहती मतलब है। वो पूरा एक एसओपी है जिसके तहत जो है वो काम करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा हम बात कर रहे हैं कैदियों की, मतलब उनके लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म भी होता है जो हम शायद बचपन से हमने तो मूवीज़ में ही देखा कि वो ब्लैक लाइनें जो हैं वो किस तरह का यूनिफॉर्म जो है वो उनका सेटल ये कैमल कलर का यूनिफॉर्म है जी, ये जेलों पे हम खुद तैयार करते हैं, कैदी खुद ही तैयार करते हैं। इसमें ये जो धागा है वो हम परचेज करते हैं पहले उसको, फिर पावर लूम्स लगी हुई हैं अच्छा। जेलों में, वहाँ पे इसकी स्टिचिंग वो वीविंग होती है। ठीक ठीक। और होता है फिर अच्छा, कपड़े वीविंग की भी खुद करते जी हैं? खुद करते हैं। फिर डाइंग होती है, डाइंग भी खुद करते हैं। फिर डाइंग के बाद इसकी स्टिचिंग होती है, वो भी खुद करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये पूरे पंजाब में इस वक्त जो 50,000 के करीब लोग हैं, उनमें से 25 तक के करीब जो है 25,000 वो कन्विक्टेड हैं। तो इनकी सारी यूनिफॉर्म जो है ये वो खुद ही बनाते हैं? खुद वीव करते हैं, खुद डाई करते हैं, खुद स्टिच करते हैं। दैट्स अमेजिंग। कुछ हुनर जो है वो सिखाया जाता है। जी, बहुत जी। शुक्रिया जी, बहुत भाई शुक्रिया साहब, आप तशरीफ लाए और बहुत सी thank you। चीज़ें जो मिसकॉन्सेप्शन था या लोगों को नहीं पता था जेल के हवाले से, वहाँ एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्या फैसिलिटीज़ होती है, उसके हवाले से हमने बात की। बहुत शुक्रिया thank आपका। you, thank इसी you के जी। साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।